नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई दुकानों पर जाकर स्वदेशी का प्रचार किया है और दुकानदारों को स्वदेशी के स्टिकर्स बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बातचीत भी की और कहा कि यह सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। इन जीएसटी सुधारों को लेकर हमने यहाँ व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी बनाया है। दूध में 5% से 0, पनीर में 5 से 0, से नोट हमारा वाह, घटी जीएसटी मिला उपहार। धन्यवाद मोदी। 5% वाले हैं तो हम लोगों ने 5%। श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी और एसपी राहुल भाटी ने वन स्पॉट सेंटर का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था असंतोषजनक मिलने पर अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए हैं। साथ ही पीड़ित महिलाओं को त्वरित और संवेदनशील सहायता देने पर भी जोर दिया गया। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया। तो ऐसे में श्रावस्ती में तमाम व्यवस्थाओं को लेकर लगातार औचक निरीक्षण पर जिलाधिकारी निकले हैं और इसी के चलते ये औचक निरीक्षण किया गया, जहां पर सफाई व्यवस्था में असंतोषजनक क्या हालात नजर आए हैं, जिसके चलते उन्होंने सुधार लाने के निर्देश दिए और कहा कि बेहतर व्यवस्थाएं लोगों के लिए यहां पर की जाए, क्योंकि अस्पताल में बीमारी का अड्डा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बीमारी का इलाज होना चाहिए और बीमारी से मुक्त कर अस्पताल से सभी मरीज जाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वन स्टॉप सेंटर के जरिए यहाँ पर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र के अलीबाग मोहल्ले में घर के अंदर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला ने पति के शराब पीने और मारपीट से तंग आकर इस घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर मृतका के परिजनों ने पति और ससुरालियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपका भैया मेरा नाम अली है। भैया क्या मामला हुआ जो भैया मेरी बहन को मार देता दारू पी के, कभी हाथ तोड़ देता कभी कुछ, फिर माफ़ी मांग लेता था। भैया इन्हें परसों भी लौटिया को मारा। हम मुंबई थे, मैंने बीवी ने कहा बीवी घर चली जाते, इल्ला मार के भग जाता था। खबरों में आगे बढ़ती है। दिल्ली में डॉक्टर इंद्रेश कुमार के मार्गदर्शन में जय भारत मंच की ओर से यमुना घाट, सिविल लाइंस और दिल्ली में दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यकर्ता और समाज के अनेक लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही तर्पण और पिंडदान की विधि संपन्न की गई। आयोजकों ने पवन कुमार और तुषार त्यागी समेत जय भारत मंच के अनेक कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली में बिहार से पढ़ने आए छात्र अपने राज्य की राजनीति भविष्य को नया आकार देने के लिए कमर कस रहे हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनावों की ओर ये विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रहा है, तो नई पीढ़ी के मतदाताओं की जाति आधारित राजनीति से परे जाकर वास्तविक बदलाव की मांग तेज हो रही है। तो वहीं कई छात्र बेहतर शिक्षा और नौकरी की तलाश के लिए अब यहाँ पर बिहार छोड़ रहे हैं। आखिरकार क्यों, क्या कुछ वजहें हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय और पास में मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटरों में घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर आए बिहार के युवा अपने राज्य के राजनीतिक भविष्य को नया आकार देने के लिए कमर कस रहे हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है, नई पीढ़ी के मतदाताओं की जाति आधारित राजनीति से परे जाकर वास्तविक बदलाव की मांग तेज हो रही है। ऐसे मतदाताओं की तादाद करीब 40% है। उनके लिए प्रवासन बड़ी चिंता है। कई छात्र बेहतर शिक्षा और नौकरी की तलाश में बिहार छोड़ रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे मुखर्जी नगर के छात्रों का कहना है कि वे बिहार में दिल्ली जैसी शिक्षा चाहते हैं, ताकि उन्हें कहीं और न जाना पड़े।
सर, बिहार का युवा तो यही सोचता है कि वहाँ पर ये सारी सुविधा उपलब्ध हों, हमें कहीं अपने प्रदेश से जाना ना पड़े। जब वो प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अगर सरकार या जो भी सिस्टम है अगर उसको ये चीज़ें उपलब्ध करा दे तो उसको और बेहतरी होगी और उसको एक नई वो मिलेगी, तो वो वहाँ पर काम करने के लिए रुकेंगे भी। एक ये समस्या है और इसको राजनीतिक इच्छा चाहिए सुधारने के लिए। वो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो जाति के आधार पर मिल ही जाता है उन्हें, अगर वो काम करें या ना करें। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई छात्रों का मानना है कि बिहार में ऐसा माहौल विकसित किया जाना चाहिए जहां वे पढ़ाई के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पा सकें। वे पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों की आईटी हब के रूप में पहचान का हवाला देते हैं। उनका सुझाव है कि बिहार में भी संसाधनों के उचित आवंटन के साथ इसी तरह का विकास हो। आने वाले समय में चुनाव है बिहार विधानसभा के, उसमें मेरी सबसे पहली मांग ये रहेगी। तो हर बार चुनाव होता है बिहार के अंदर, हर बार वादे किए जाते हैं जो मतलब पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर हम छात्र हैं जो 1000-1500 किलोमीटर से दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले छात्र के हिसाब से देखा जाए तो पटना के अंदर, बिहार के अंदर ही एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो जिसमें जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको वेल एजुकेशन वाली फैसिलिटी मिले, एजुकेशन सेक्टर में उनको अच्छी सहायता मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका मांग ये है कि बिहार में ऐसी सुविधा बने, ऐसा एक इकोसिस्टम बने जिसमें छात्र वहाँ पढ़ाई करे, वहाँ रोज़गार मिले उन्हें। और जैसे विभिन्न शहर हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, जैसे पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया और ऐसे कई, हैदराबाद हो गया, जो आईटी सेक्टर के हब के रूप में आज देखे जा रहे हैं। उस तर्ज पे बिहार में ऐसे 38 ज़िले हैं। 38 ज़िलों में से कुछ ज़िलों को चिन्हित करके उस हिसाब से, जिस हिसाब से रिसोर्सेज वहाँ लगाने हैं, सरकार को अपने रिसोर्सेज वैसे लगाने चाहिए और उन क्षेत्रों को और उन जगहों को और डेवलप करना चाहिए। कई छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, तो कुछ एक का कहना है कि सिर्फ शिक्षा में सुधार ही काफी नहीं है। वे कहते हैं कि छात्रों के लिए शिक्षा में सुधार के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए उचित मंच भी जरूरी है। बिहार में अगर हम केवल शिक्षा को सुधार दें तो ये ही केवल काफ़ी नहीं है। अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ तो मुझे डिबेट का मंच चाहिए, मैं सब्जी मंडी में नहीं चिल्लाऊंगा। नृत्य अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे मंच चाहिए। तो उस तरीके का एक सर्वांगीण विकास पर कार्य किया जाए, छात्रों को केवल एक कागजी शिक्षा तक सीमित ना किया जाए। सर्वांगीण की सरकार को ऐसी स्कीम लाना चाहिए, एक सर्वांगीण विकास हो छात्रों का। कई छात्रों की शिकायत है कि हर चुनाव में किए वादे अधूरे रहते हैं। वे सरकार से लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। वे बिहार में व्यावसायिक शिक्षा और अच्छे विश्वविद्यालयों की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। इसके लिए निजी संस्थान बनाने की भी पैरोकारी की जा रही है, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरी जगहों का रुख ना करना पड़े। जैसा हमारे यहाँ बिहार में चुनाव आने वाले हैं, हर 5 साल पर ही आते हैं, वादे किए जाते हैं। वादे जनता के जो अपेक्षित वादे हैं उसको पूरे नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर चीज़ में माइग्रेशन हो रहा है। शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए माइग्रेट करना हो, रोज़गार के लिए माइग्रेट करना हो, एक अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, तो उसके लिए सीमित प्रसिद्ध अस्पताल हैं जहाँ पर अच्छे से इलाज हो पाता है। तो यही सब जो बेसिक चीज़ें हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी में, उस पर सरकार को बहुत सख्ती से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 2-3 मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं बिहारी छात्रों के लिए। जैसे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय हो या फिर किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, चाहे BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, तो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे अगर जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे अभी भी बहुत कॉमन कोर्सेज़ हैं, जैसे BA हो, BSc हो, बट प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं है। मैं अपने ज़िला की बात करूँ, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, तो अभी भी वहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं है। जैसे जर्नलिज्म नहीं है या फिर 3 ईयर लॉ नहीं है, तो इन कोर्सेज़ को भी इम्प्लीमेंट करें। और दूसरी मुद्दे, जैसे पटना हो गया, तो पटना भी पुणे बन सकता है। तो जैसे बहुत से लोग हैं जो किसी विश्वविद्यालय नहीं जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी हमें अट्रैक्ट करना होगा कि वो भी हमारे पटना में आए और वहाँ यूनिवर्सिटी खोले, तो बच्चों को पुणे ना जाकर, बैंगलोर ना जाकर वो सुविधाएं पटना भी मिले। चुनाव नजदीक आ रहा है, इसके साथ ही छात्र और युवा मतदाता बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के मौकों की मांग तेज कर रहे हैं। उनका मकसद प्रतिभाओं का इस्तेमाल राज्य के अंदर ही करना है। उनके लिए बिहार का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि क्या ये मांगे पूरी होती हैं या पुराने वादों की तरह अधूरी रह जाती हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह में पंचबा में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सार्वजनिक दुर्गा माता मंदिर में धूमधाम और श्रद्धा के साथ हुई है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बैंड बाजे और भक्ति गीतों की गूंज के बीच करीब 5000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौजूदगी में 2100 कलशों को जल भरकर महिलाएं नर्मदा धाम में शोभा यात्रा लेकर निकली, जो कि नर्मदा धाम से शुरू होकर पंचबा बरतर काली मंदिर और पंचबा बाजार से गुजरते हुए सार्वजनिक दुर्गा माता मंदिर पहुंची। सर्वप्रथम सभी को इस नवरात्रि दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो आप आज कलश यात्रा में आप लोगों ने देखा, ये पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा स्थान की कलश यात्रा थी, जो कि नर्मदा धाम से होते हुए आपके बरतर काली मंडा से होते हुए पचम्बा के सभी मुख्य मार्ग को घूमते हुए यहाँ पे सार्वजनिक दुर्गा स्थान में समापन हुआ। और इसमें बहुत तरह की झांकी हम लोगों ने साथ में लेके चला। ढोल नगाड़े के साथ माँ का आगमन का हम लोगों ने व्यवस्था किया। और ये दुर्गा पूजा, हर दुर्गा पूजा से हम लोग चाहते हैं कि कुछ बेहतर करें, इसलिए हम लोग इस पूजा में अपना जो इस मंच का कार्यक्रम पंचमी पूजा से ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसमें सभी जो भी आपके माध्यम से ये न्यूज़ देख रहे हैं, उनको इस सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा में आमंत्रित है। हम लोगों की तरफ से आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई। जीएसटी सुधार को लेकर मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म खुशियों की सौगात लेकर आया है। कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर जीएसटी शून्य हो गया है। जीएसटी में अब तक के सबसे बड़े सुधार करके उसके दर को घटाकर 5% और 0% कर दिया गया है। ऐसे में आप समझिए कि अन्नदाता किसानों के लिए जीएसटी की दर को 5% लाया गया है। ये सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। आज उन जीएसटी सुधारों के लिए हमने यहाँ व्यापारियों और स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उसको भी घटाया गया है। जो अभी तक 2 स्लैब रहे, पहले 5, 12, 18 और 28 था, अब मेनली 5% और 18%। ये 2 स्लैब हमारे सामने रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तीसरा स्लैब, जो कि 28% की 90% चीज़ें तो 18 में ले आए गए, लेकिन जो 28% की कोई लग्जूरियस थिंग्स थी या फिर सिंध गुड्स थी, जैसे तंबाकू है, पान का मसाला है, ये सिंध गुड्स की श्रेणी में आता है। और इसको 40% कर दिया गया। लग्जूरियस गाड़ियां जो 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं, उसको भी 40% पर कर दिया गया। जहां तक गाड़ियों का सवाल है, जो टैक्स घटाया गया 28% से लेकर 18% किया गया, उसमें एक गाड़ी पर 60,000 से लेकर 1,56,000 रुपए तक उसका फायदा कंज्यूमर को मिलेगा खास तौर से। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री जी ने उठाया है और पूरे देश की जनता को इससे राहत मिलने जा रही है। डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, वो सब 0 पर ले आए गए। ये दूसरा, इसमें सिंप्लीफिकेशन भी किया गया। अभी तक जो आईटीसी था, उसको 90% तक तुरंत उसका भुगतान हो जाएगा। और साथ ही साथ जो छोटे व्यापारी हैं, अभी तक उनका जो रजिस्ट्रेशन में जो टाइम लगता था, अब वो मात्र 3 दिन में, अगर वो फॉर्मेलिटी पूरी कर ले तो उनका 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। छोटे व्यापारी को उन्होंने इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जिसका 2.5 लाख रुपए जिसका आईटीसी महीने का बनता है, उसको 3 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करेगा तो उसको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये कुछ बातें हाईलाइट्स थी जो हमने विशेष रूप से आपके सामने रखी हैं। अभी तक जो 18% का जो स्लैब था, उसमें 70 से 75% तक गुड्स आती थी। और जो
12% का स्लैब था, उसमें 5 से 6% था, और जो 28% का स्लैब था उसमें 13 से 15% था। तो ये कुल मिलाकर जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है, टैक्स का बोझ कम किया गया है, इससे बार बार ये आशंका व्यक्त की जाती थी कि शायद हमारी सरकारों को इसमें नुकसान होगा, लेकिन अभी तक जो विजुलाइज किया गया है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब जब टैक्स की दर कम हुई, टैक्स के रेट कम हुए, तब तब मांग बढ़ी है। साथ ही साथ जो हमारे व्यापारी हैं वो भी इस बात से प्रेरित होते हैं कि किसी भी तरीके से हम नंबर 2 को बढ़ावा न दें। इससे ये भी फायदा होता है कि हम एक नंबर की तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा होते हैं, और जो पैसा एक नंबर की इंक्लाइंड होने पर आता है वो हमारे टोटल सिस्टम में आता है, और उससे हमारी पूरी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है। इसलिए इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों फायदे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फर्क हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ने जा रहा है। होटल के बारे में बहुत कुछ चर्चा होती थी। आज 7500 रुपए जिस कमरे का किराया है उस पर भी 5% टैक्स हो गया, और खाने पीने की चीज़ों पर तो मैं बता चुका हूँ आपको, 5% चीज़ें हो चुकी हैं। हम सब जानते हैं कि अभी तक जो भी टैक्स लिया जाता रहा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा, हमारा इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत बड़ा खर्च होता है। उत्तर प्रदेश में भी पिछले वर्ष अर्थात 24-25 में हमने 1,12,000 करोड़ रुपया खाली इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया है, और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होने से संपत्तियों का सृजन होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। केंद्र ने भी इस पर बड़े पैमाने पर फोकस किया। हमारा लगभग जितने भी राजमार्ग हैं, लगभग 60% राजमार्गों में का इजाफा हुआ है। रांची में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन ही हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। जहां मंदिरों में माता रानी की आराधना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो ये भी बता दें कि आज माता शैलपुत्री की विविध तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है और भव्य रूप से मंदिरों को सजाया भी गया है। रांची एयरपोर्ट थाने में बता दें कि आधा जला शव मिलने से पुलिस और पूरे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है। आपको बताते हैं कि ये बड़ा खुलासा भी हो चुका है। अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पटेल नगर निवासी है। बताया गया कि शक के आधार पर अपराधी ने घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के विरोध में गुस्साए लोगों ने सड़क जाम की थी, और इस दौरान पुलिस ने जल्द अपराधी को पकड़े जाने का आश्वासन भी दिया था। दिनांक 19 सितंबर को सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट थाना अंतर्गत ग्राम टोंको में एक अधजला शव बरामद हुआ था, जिसके पश्चात स्पॉट पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था तथा तकनीकी एवं टेक्निकल ग्राउंड्स पे और ह्यूमन एंड के बेसिस पे अग्रतर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के क्रम में पता चला कि इन्वेस्टिगेशन में आ गया है कि एक जो व्यक्ति हैं पटेल नगर के निवासी राहुल राय, उनके द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया है, और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उन्होंने घटना होने से पूर्व उन्होंने साथ में उनके जो विक्टिम हैं उनके साथ बैठ के शराब भी पी थी, तथा ये जो घटना का जो मेन मोटिव उन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि इनका जो भाई था उसका 2019 में धुरवा डैम में शव मिला था। तो इसको हमेशा ये संदेह रहता था कि इसके भाई का ये दोस्त था, तो उसको हमेशा ये संदेह रहता था कि किसी ने इसके भाई को मार के धुरवा डैम में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के हजारीबाग शहरी क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ने के नाम पर बता दें कि किराए के मकान में चर्चा
यहाँ पर होने लगी थी। और ऐसे में एक बड़ा मामला जब सामने आता है तो रविवार को मोहल्ले में दुर्गा पूजा का चंदा लेने के लिए जब युवकों ने संदिग्ध गतिविधि को देखा तो पता चला कि घर के अंदर गाने बजाने के साथ ही हिंदू धर्म के खिलाफ बातें की जा रही थी। जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही थी कि ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर यहाँ पर चर्च संचालित हो रही थी।